हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर नंबर 3 देखेंगे। मॉडल पेपर 1 और 2 हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी मॉडल पेपर इसी चैनल पर हल करवाए जाते हैं, इसलिए जुड़ना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपर का फायदा मिल सके। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें जो आपके खंड है वो एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न संबंधित होगा और इसमें आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा। इसमें पहला प्रश्न है, अपनी सुख समृद्धि एवं संपन्नता के लिए विख्यात कौन सा था? कौन सा क्षेत्र अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था? मालवा था, वो अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। दूसरा प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी के पास दम के दम में सैकड़ों आदमी क्यों जमा हो गए? सूरदास की झोंपड़ी के पास कम समय में यह सैकड़ों आदमी क्यों जमा हो गए? क्योंकि सूरदास की झोंपड़ी में आग लग गई थी। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही है। तीसरा, कौन से फूल को फूल नहीं माना जाता है? जो आपके कोहड़ा का फूल है उसे फूल नहीं माना जाता है। इसमें ऑप्शन सी है वो सही है। गुलाब को फूल माना जाता है, कोया को भी फूल माना जाता है और हरसिंगार को भी फूल माना जाता है। चौथा प्रश्न है, जगदर ने भैरों को पोटली लौटाने की सलाह किस भाव से दी? जगदर ने भैरों कहा कि तो ये पोटली सूरदास को वापस लौटा दे, उस समय उसकी वो भावना किस हिसाब से थी? उस समय उसमें वो ईर्ष्या की भावना थी, उसने ये सलाह बदनीयत की भावना से दी। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा, बदनीयत या ईर्ष्या के भाव से। इसमें आपके ईर्ष्या ऑप्शन नहीं है तो बदनीयत। इसने वो नेक नियति की भावना से सलाह नहीं दी थी, वह रुपए भी प्राप्त करना चाहता था और उसके मन में जलन हो रही थी कि ये तो रातों रात अमीर हो गए और मेरे पास पैसे नहीं आए, इसलिए उसने बदनीयत की भावना से ये सलाह दी। का साल है वो मजे से तब निकलता है जब लोग है वो नदियां संभाल कर रखेंगे, तालाब संभाल कर रखेंगे और नाले संभाल कर रखेंगे। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी इन सभी को संभाल कर रखेंगे तो जो बुरा समय है वो भी आराम से निकल जाएगा। छठा प्रश्न है, मोर अभाग उदती अवगव पंक्ति में भट्ट की मनोवर्ती किस हिसाब से? यानी कि मैं इस दुर्भाग्य का पूरा जड़ हूँ। इसमें है वो आपके वे दुर्भाग्य से समुद्र में डूब रहे, यानी कि वे अपने भाग्य को कोस रहे कि ये मेरा दुर्भाग्य था और मेरे कारण ये सब कुछ हुआ। उसके बाद सातवां प्रश्न है, माँ की कुल शिक्षा मैं नहीं दी, कवि ने पुत्री को कुल शिक्षा क्यों दी? क्योंकि जो पुत्री है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, इस कारण है वो कवि नहीं है वो पुत्री को कुल शिक्षा दी। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 8वां प्रश्न है, ये नहीं से ऐसे दुख रे पंक्ति में राधा कौन सा माह है वो ऐसे नहीं लग रहा है? इसमें आपके जो राधा को श्रावण मास है वो ऐसे लग रहा है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। 9वां प्रश्न है, पहचान कहानी के आधार पर राजा को कैसी प्रजा पसंद है? पहचान कहानी के आधार पर राजा को वो प्रजा पसंद है जो बहरी हो, गूंगी हो और अंधी हो, ताकि वह राजा का विरोध नहीं कर सके। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। 10वां प्रश्न है, सिंगरौली क्षेत्र में कौन सा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था? जो सिंगरौली क्षेत्र है उसमें अमरोली पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 11वां प्रश्न है, कुटज का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? यानी कि कुटज है वो हमें क्या संदेश देता है? कुटज का प्रतीकात्मक अर्थ है अपराजय जीवन शक्ति, यानी कि ऐसी जीवन शक्ति जो कभी भी पराजित नहीं हो और स्वावलंबन, अपने आत्मनिर्भर रहने की भावना और आत्मविश्वास, ये जो तीनों ही है वो कुटज के प्रतीकात्मक अर्थ है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। 12वां प्रश्न है, शब्दों से मेलजोल बढ़ाने का मुख्य लाभ क्या है? शब्दों से मेलजोल बढ़ाने से कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सक्षम हो जाता है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। 13वां प्रश्न है, इंट्रो में कितने ककारों को आधार बनाकर खबर लिखनी चाहिए? किसी भी न्यूज है उसका इंट्रो यानी मुकड़े में वो कितने ककार होने चाहिए? मुकड़े में वो 3 से 4 ककारों का प्रयोग किया जाता है। और 15वां प्रश्न है, विशेष लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा शैली अपेक्षित है? यानी कि विशेष लेखन के लिए भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए? विशेष लेखन के लिए भाषा शैली सहज, सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 15वां प्रश्न है, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में कौन सहायता करता है? कविता को इंद्रियों से पकड़ने में है वो बिंब और छंद सहायता करता है। इसमें आपके ऑप्शन बे सही होगा। इस प्रकार आपके ये 15 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान सम्मिलित होगा। इसमें 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और प्रत्येक रिक्त स्थान है वो 1 नंबर का होगा। ये आपके व्याकरण से संबंधित होगा। इसमें पहला है, प्रसाद गुण के उद्देश्य काव्य का अर्थ समझ में आ जाता है। जब है वो किसी में प्रसाद गुण होता है तो काव्य का अर्थ है वो तत्काल या तुरंत समझ में आ जाता है। इसका आपके सही उत्तर होगा तत्काल या तुरंत। दूसरा है, शब्दार्थ की प्रतीति से जो पहले जो दोष जान पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो दोष है वो शब्द के कारण होते हैं उन्हें शब्द दोष कहा जाता है और जो दोष अर्थ के कारण होते हैं उन्हें अर्थ दोष कहा जाता है। इसमें आपके शब्द दोष सही होगा। तीसरा है, वसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में खाली जगह वर्ण होते हैं। जो वसंत तिल का छंद है उसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। ये आपके समवर्णिक छंद है, ये एक वर्णिक छंद भी है।
चौथा प्रश्न है, छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को क्या कहा जाता है? छंद के चरणों में जो अंतिम ध्वनि की समानता होती है उसे तुकबंदी कहा जाता है और कहीं कहीं जहाँ रुका जाता है उसे यति कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, सुन्नत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पे ही रही नहीं जाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपके विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि उनके पास माला होते हुए भी वे प्रेम के विवश में माला पहना नहीं पाए। और विशेषोक्ति अलंकार की आपकी विशेषता है कि इसमें कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता है। जिस प्रकार है वो मछली पूरे समुद्र में, पूरे इतने बड़े पानी के सागर में रहते हुए भी हमेशा प्यासी रहती है, इसमें आपके कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है। इस कारण आपके इसमें विशेषोक्ति अलंकार होगा और आपको विशेषोक्ति अलंकार का विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इसमें कारण होता है लेकिन कार्य नहीं होता है। छठा प्रश्न है, उपमान का अपकर्ष और उपमेय के उत्कर्ष वर्णन में कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमान यानी कि जो प्रस्तुत है उसको छोटा बताया जाता है और जो अप्रस्तुत उपमेय है उसको बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहां आपके व्यतिरेक अलंकार होता है। इस प्रकार आपके ये 6 रीति स्थान पूछे जाएंगे और ये व्याकरण से संबंधित होंगे। इसमें आपके परिभाषा या कोई उदाहरण देकर किसी गुण, दोष और अलंकार या छंद का भेद पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न है वो अपठित गद्यांश से संबंधित होगा और इसमें भी आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको गद्यांश पढ़कर उसके उत्तर देना है। इसमें गांधी जी के अनुसार शिक्षा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करने का माध्यम है। गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा है वो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास करती है। वे बुनियादी शिक्षा के पक्षधर थे। गांधी जी वो बुनियादी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है उनमें उनका मानना था कि प्रत्येक बच्चे को है वो अपनी मातृभाषा जो उसके क्षेत्र की भाषा है उसी में निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके आसपास की जिंदगी पर आधारित हो, हस्तकला और काम के जरिए दी जाए, रोजगार दिलाने के लिए बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने वाली बुनियादी शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, निःशुल्क हो, अनिवार्य हो और उसमें आत्म निर्भर बनाने वाली हो और उसमें आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास करने वाली हो। गांधी जी के उक्त विचारों से स्पष्ट है कि वे व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन पर अपनी मौलिक दृष्टि रखते थे तथा उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेकर भारतीय समाज और राजनीति में इन मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की। गांधी जी की सारी सोच है वो भारतीय परंपरा की सोच है और उनके दिखाए मार्ग को अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति और संपूर्ण राष्ट्र वास्तविक स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक विकास को प्राप्त कर सकता है। भारतीय समाज जब जब भटकेगा तब तब गांधी जी उसका मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे, यानी कि भारतीय समाज जब भी भटकाव की स्थिति में होगा तब गांधी जी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम होंगे। गांधी जी ने वो हर बिंदु पर अपने विचार रखे और लोगों को सही कार्य करने की सलाह दी है। इसमें आपके मुख्य रूप से जो गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के ऊपर विचार है उस पर बल दिए गए। इसका आपके पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इसका आपके शीर्षक होगा गांधी जी और बुनियादी शिक्षा, या इसमें आप लिख सकते हो गांधी जी के शिक्षा के प्रति विचार। इसमें दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षा को किसके विकास का माध्यम बताया? गांधी जी ने शिक्षा को है वो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के विकास का माध्यम बताया। इसमें आपके सही उत्तर होगा गांधी जी के अनुसार शिक्षा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के विकास का माध्यम है। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी किस शिक्षा के पक्षधर थे? गांधी जी है वो बुनियादी शिक्षा के पक्षधर थे और उनका मानना था कि प्रत्येक बच्चे को है वो मातृभाषा की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। यह आपके इसका उत्तर होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा क्या है? यानी कि इसमें जो मूल वर्ड है बुनियादी शिक्षा ये है कि बुनियादी शिक्षा वह है जो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए, बच्चे में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करे। इसका आपके उत्तर होगा बुनियादी शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चे को रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए और उसमें आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास करे। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग को अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है? गांधी जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग को प्रत्येक व्यक्ति और संपूर्ण राष्ट्र वास्तविक स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक विकास को प्राप्त कर सकता है। जो गांधी जी ने मार्ग बताए उस पर चलकर हम है वो वास्तविक स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव और सामुदायिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद छठा प्रश्न है, गांधी जी व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन पर कैसा दृष्टिकोण रखते थे? गांधी जी है वो व्यक्ति और समाज के संपूर्ण जीवन पर मौलिक अर्थात सैद्धांतिक दृष्टिकोण रखते थे। हर चीज को गहराई से देखते थे कि किसी समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है और इस समस्या के विभिन्न पहलू क्या है। इस प्रकार आपके ये अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, आपको इसमें से पढ़कर उत्तर देना है। ये आपके 6 नंबर है वो बहुत ही इजी है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपके जो अपठित पद्यांश है इसको भाव समझकर इसका उत्तर देना है। इसमें शांति नहीं तब तक जब सुख भागने नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर श्रद्धा भक्ति पड़ने पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय नहीं आता जैसा भी हो मैल शांति के सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति संशय अपने से ही डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। इसमें आपके जो मुख्य रूप से न्यायपूर्ण शांति है, ऐसी शांति जिसमें न्याय स्थापित हो, उसके बारे में बताया गया कि शांति तब तक नहीं है जब तक सभी सुख में हो, सभी लोगों की भागीदारी नहीं हो और किसी के
पास अधिक और किसी के पास कम नहीं होना चाहिए, सब है वो समान होना चाहिए। ऐसी शांति और राज्य का शासन नहीं मानती, ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर शासन करने वाली होनी चाहिए। और इसमें आपके बताया गया जो न्याय है वो शांति का प्रथम न्यास है, और जब तक न्याय नहीं आता तब तक है वो शांति स्थापित नहीं हो सकती। जो कृत्रिम शांति वो अपने आप से ही डरती है, ये तलवार छोड़कर किसी का भी विश्वास नहीं करती। इसमें आपके जो मुख्य न्यायपूर्ण शांति उस पर बल दिए गए, इसमें आपके शीर्षक होगा न्यायपूर्ण शांति, यानी कि ऐसी शांति जो न्याय संगत हो। इसमें दूसरा है रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। इसमें आपके रेखांकित शब्द है खड्ग, खड्ग का अर्थ होता है तलवार। उसके बाद तीसरा है किस तरह की शांति अपने आप से भयभीत रहती है। जो कृत्रिम शांति है वो अपने आप से भयभीत रहता है, ये आपके लास्ट से दूसरी लाइन में आया कि कृत्रिम शांति वो अपने से ही डरती है। चौथा है किस प्रकार की शांति मनुष्यों के विश्वासों पर राज्य करती है। जो न्याय भावना की शांति है वो मनुष्य के विश्वासों पर राज्य करती है। पांचवा शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागने नर का सम हो। इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जब तक संसार में मनुष्य के सुखों का भाग समान नहीं होगा तब तक है वो शांति की स्थापना करना असंभव है। उसके बाद छठा प्रश्न है शांति का प्रथम न्यास किसे माना गया। शांति का जो प्रथम न्यास है वो न्याय को माना गया। इस प्रकार इसमें वो न्याय पर बल दी गई। या आपके जो है पद्यांश है वो 6 नंबर का होगा और आपको ये समझ आधारित होगा। पहले इसका भाव समझकर फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके बाद आपका जो खंड 2 है वो पाठ्य पुस्तक संबंधित होगा और इसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा और उत्तर सीमा है वो 40 शब्द है। इसमें आपके 3 से 4 लाइन में उत्तर लिखना है। इसमें 5वां प्रश्न है लेखक ने बद्री नारायण चौधरी की जो पहली झलक देखी उसे अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लेखक ने जो बद्री नारायण चौधरी की पहली झलक देखी वो किस प्रकार थी। शुक्ल जी के हृदय में भारतेंदु मंडल की स्मृति के प्रति उत्कंठा रहती थी। इस कारण एक दिन बालकों की मंडली बनाकर वह चौधरी साहब के मकान के पास जाकर खड़े हुए कि ऊपर बरामदे में वो चौधरी साहब कंधों पर बाल बिखेरे एक खंबे के सारा लिए हुए खड़े दिखाई दिए। जब शुक्ल जी भारतेंदु मंडल से मिलने चौधरी साहब के पास गए तो मकान के सामने खड़े होकर उन्होंने देखा कि ऊपर बरामदे में वो चौधरी साहब कंधों पर बाल बिखेरे एक खंबे का सारा लिए हुए खड़े थे। तब शुक्ल जी को प्रेमगंज जी की प्रथम यही झलक देखने को मिली। तब है वो रामचंद्र शुक्ल जी को प्रेमगंज की ये प्रथम झलक देखने को मिली। उसके बाद छठा प्रश्न है हर की पौड़ी का संध्या के समय होने वाली आरती के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यह भी आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हर की पौड़ी पर संध्या के समय आरती होती है उस दर्शन के बारे में आपको बताना है। हर की पौड़ी पर शाम को गंगा आरती का दृश्य अति मनोरम होता है। उस समय पीतल की नीलांजलि में हजारों बत्तियां सहसा जल उठती है, घंटे घड़ियाल बजते हैं, जय गंगे माता इत्यादि का संवेद सवर उठता है। पूरा वातावरण अगरू चंदन की सुगंध से व्याप्त हो जाता है। इसमें आपके जो हर की पौड़ी है वहां पर शाम को गंगा की आरती का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। उस समय जो पीतल की नीलांजलि होती है उसमें हजारों बत्तियां अचानक जल उठती है, घंटे घड़ियाल बजते हैं और जय गंगे माता का स्वर है वो गूंज उठता है। पूरा वातावरण है अगरू चंदन की सुगंध से व्याप्त हो जाता है। इसके बाद 7वां प्रश्न लौटा लो ये थाती मेरी करुणा हा हा खाती। इस पंक्ति के माध्यम से देवसेना का किन मनोभावों की अभिव्यक्ति। इस पंक्ति में देवसेना के किन मनोभावों की अभिव्यक्ति। देवसेना के हृदय में स्कंदगुप्त के लिए प्रेम सदा बना रहा। वह इस प्रेम की थाती यानी धरोहर समझकर संजोई थी। देवसेना उस धरोहर को लौटाना चाहती थी क्योंकि वह कहती है कि मेरा हृदय अब इस प्रेम रूपी धरोहर को संभाल नहीं पा रहा और करुणा भी थक चुकी है। मैंने अपने मन की लाज भी गंवा दी है। इसमें करुणा और वियोग अवस्था की असफल अभिव्यक्ति हुई। इसमें जो करुणा और वियोग अवस्था है वो असफल अभिव्यक्ति हुई। इसमें मुख्य रूप से करुणा भाव की अभिव्यक्ति हुई है। ये आपके जो देवसेना की वीर व्यता है उसका वर्णन हुआ है। उसके बाद 8वां प्रश्न है दीपक की सार्थकता कब बढ़ेगी। ये दीप अकेला कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दीपक की सार्थकता कब बढ़ेगी। दीपक है वो अकेला जब उसे समाज के साथ जोड़ दिया जाएगा तब उसकी सार्थकता बढ़ेगी। इन पंक्तियों में दीप समाज से असंबद्ध व्यक्ति का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति जो समाज से अलग थलग है और पंक्ति है वो समष्टि की प्रतीक है। जो पंक्ति है वो पूरे समाज की प्रतीक है। अतः कवि ये कहना चाहता है उस दीप अर्थात व्यक्ति को पंक्ति या समाज को सौंप दो। इसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ देने पर मनुष्य दीपक जीवन की सार्थकता बढ़ेगी। अर्थात दीपक की सार्थकता है वो पंक्तिबद्ध होने पर बढ़ेगा। जब है वो दीपक पंक्ति में जुड़ेगा तभी उसकी सार्थकता बढ़ेगी। उसी प्रकार जो अलग थलग मनुष्य है वो समाज से जुड़ेगा तभी उसकी सार्थकता बढ़ेगी। उसके बाद 9वां प्रश्न है सूरदास प्रतिशोध का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का ही दूसरा नाम है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की कौन सी विशेषता प्रकट होती है इसके बारे में आपको बताना है। ये भी आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोंपड़ी जला दिए जाने के बावजूद भी वह प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। सूरदास है वो कभी बदला लेने में विश्वास नहीं करता बल्कि पुनर्निर्माण में कि इसको पुनः कैसे बनाया जाए इसमें विश्वास करता है। इसलिए वह मिटवा के सवाल जो कोई 100 लाख बार झोंपड़ी की आग लगा दे तो जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है कि हम भी 100 लाख बार झोंपड़ी बनाएंगे। ये उसके आशावादी होने का प्रमाण है। जो सूरदास है उसके चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वो प्रतिशोध के बजाय पुनर्निर्माण में विश्वास करता है और वह आशावादी है।
उसके बाद 10वां प्रश्न है, बिस्कोर की माटी पाठ का उद्देश्य लिखिए। लेखक के गांव बिस्कोर, जिला बस्ती, सिद्धार्थनगर में गर्मी, वर्षा तथा सर्द ऋतु का प्राकृतिक परिवेश कितना कष्टप्रद या सुखद रहता है, इसका उल्लेख किया गया। साथ ही बिस्कोर के प्राकृतिक परिवेश का अनुभूति में वर्णन, उसकी नैसर्गिक यानी प्राकृतिक छटा का यथार्थ चित्रण करना इस कथा का मुख्य उद्देश्य रहा। जो बिस्कोर की माटी पाठ है इसका मुख्य उद्देश्य जो बिस्कोर का प्राकृतिक परिवेश है उसका वर्णन और उसके जो यथार्थ चित्रण है उसका उद्देश्य रहा है। 11वां प्रश्न है, दूर से दुराजू प्रजानु को क्यों ने बड़े दुख दंडु, अधिक को अंधेरो जग करत मिली आवश रवि चंदू। इस दोहा में वो कौन सा अलंकार है, इसमें इस अलंकार के क्या लक्षण है। ये आपके जो दोहा है इसमें बताया गया दूर से दुराजू, यानी कि एक साथ दो राजा कहीं भी शासन करते हैं तो वह प्रजा के लिए कष्टकारी होता है। जिस प्रकार जब दो राजा शासन करेंगे तो वह जनता के लिए कष्टकारी होता है। इसमें आपके बिंब प्रतिबिंब के भाव के माध्यम से उदाहरण देकर बताया गया, इसलिए इसमें आपके दृष्टांत अलंकार है। इसमें आपके 1 नंबर का अलंकार का नाम बताना और 1 नंबर में उस अलंकार की विशेषता, जहाँ पहले एक बात कही जाए फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, उन दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां पर आपके दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें पहले बात कही गई है कि दो राजाओं का शासन जनता के लिए कष्टप्रद होता है। फिर उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा की युति होने से पूरे हर जगह अंधेरा होता है, उसी प्रकार राजा का शासन भी कष्टकारी होता है। इसमें आपके बिंब प्रतिबिंब का भाव है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। उसके बाद 12वां प्रश्न है, बुनियादी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए जरूरी है, कैसे स्पष्ट कीजिए। बुनियादी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए जरूरी है यदि सारी तैयारी हो और कविता रचने के लिए चीजों को नवीन दृष्टि या नए को पहचाने प्रस्तुति करने की कला कोई नहीं हो, तब तक कवि लेखन संभव नहीं। निरंतर अभ्यास और परिश्रम द्वारा बुनियादी जानकारी को विकसित किया जा सकता है। बुनियादी जानकारी का आपकी विशेष आता है किसी भी चीज को नवीन दृष्टि से देखने की प्रक्रिया। इसमें आपके जो क्रिएटिव यानी रचनात्मक वर्ड भी आप जोड़ सकते हैं। बुनियादी का शाब्दिक अर्थ है क्रिएटिव, रचनात्मक जिसमें है वो हर चीज कोई नई दृष्टि से देखी जाए और जो नया है उसको पहचान जाए या कोई नई खोज की जाए। उसके बाद 13वां प्रश्न है, समाचार का मुखड़ा इंट्रो से आप क्या समझते हैं। जो समाचार का मुखड़ा यानी इंट्रो है इसे आप क्या समझते हैं। समाचार का मुखड़ा इंट्रो यानी पहला पैराग्राफ, पहले 4 प्रकारों क्या, कौन, कब, कहाँ को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। जो इंट्रो है उसमें मुख्य रूप से 3 या 4 प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये क्या, कौन, कब और कहाँ को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, जबकि बॉडी या समापन है वो अंतिम 2 प्रकारों जैसे कैसे और क्यों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। जो समाचार की बॉडी है या समापन है उसमें विशेष रूप से कैसे और क्यों का उत्तर दिया जाता है और मुखड़ा है उसमें क्या, कौन, कब, कहाँ का उत्तर दिया जाता है कि क्या घटना घटी, उस घटना का जिम्मेदार कौन है, कब घटी और कहाँ घटी, और फिर उस समापन में बताया जाता है कि वह घटना कैसे घटी और क्यों घटी। इस प्रकार आपके जो समाचार का मुखड़ा है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 14 प्रश्न है, मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य। बीट से जुड़ा समाचार है वो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। बीट रिपोर्टर को पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें लिखनी होती है। बीट का आपके शाब्दिक अर्थ है किसी भी रिपोर्टर को क्षेत्र विशेष दिया जाता है कि आपको इसके बारे में इसकी है वो खबरें प्रकाशित करनी है। बीट के बारे में सामान्य जानकारी और दिलचस्पी होनी चाहिए। जो किसी भी पत्रकार को बीट मिली है उसके बारे में उसकी जानकारी और उसको जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, यह आपके बीट का अर्थ है। उसके बाद आपका 15वां प्रश्न है वो कवि अथवा लेखक परिचय संबंधित है। इसमें आपके एक कवि का परिचय उसके अथवा लेखक का परिचय पूछा जाएगा और ये भी आपके 2 नंबर का होगा। इसमें आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, उस कवि का जन्म स्थान और उसकी रचनाएं, उसकी भाषागत विशेषताएं। इसमें आपके कवि के अथवा लेखक पूछा जाएगा। आप या तो सभी कवियों के साहित्यिक परिचय याद कर लो या सभी लेखकों के। इसमें आपके जो कम है या जो इजी है उनके आप याद कर सकते हो। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा फणीश्वरनाथ रेणु, ये आपके दोनों ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आधुनिक छायावादी और स्वतंत्रतावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वस्तुतः कई विशेषताओं से निराले अर्थात बेजोड़ सिद्ध होते हैं। उनकी प्रमुख कवि कृतियां परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला ने सुकुल की बीवी, लिली आदि कहानियां तथा अप्सरा, अलका, प्रभावती, कुल्ली भाट जैसे उपन्यास भी लिखे। इस प्रकार आपको कोई भी कवि या लेखक की जो रचना और उसकी भाषागत विशेषता उसके बारे में बताना है। इसके अथवा में फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार के रूप में चर्चित रहे। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अंचलों की अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा को स्वयं भोगते से लगते हैं। उनके उपन्यास है मेला अंचल, पट्टी परिकथा, उनकी कहानियां ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक और तीसरी कसम। यह आपके फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्यिक परिचय। आपके जितने भी कवि या लेखक है आप या तो कवियों के याद कर लो या लेखक जिनके भी याद करो उनका आपको साहित्यिक परिचय वो लिखना है। 3 से 4 लाइन में उसमें आपको साहित्यिक रचना और उनकी भाषागत विशेषता बतानी। आप उनकी शिक्षा के बारे में बता सकते हो या उनको कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार मिले ये भी बता सकते हो। उसके बाद आपका जो खंड से है वो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित होगा। इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा और ये भी आपके अथवा में पूछा जाएगा। आपको अथवा वाले दोनों में से एक करना है। इसमें आपको 60 शब्दों में उत्तर देना है। 60 शब्द यानी 5 से 6 लाइन में इसका उत्तर
लिखना है। 16 प्रश्न, दिशा कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बच्चे की दुनिया और उनकी सोच सीमित होती है। जो दिशा कविता है उसके आधार पर आपको बताना है कि किस प्रकार बच्चों की दुनिया और उनकी सोच सीमित होती है। जब बच्चा पतंग उड़ाने का आनंद ले रहा था, उसे कवि का अचानक ये प्रश्न असामान्य लगा, फिर भी उसने सहजता से कहा कि हिमालय उधर है जिधर मेरी पतंग उड़ी। जब बच्चा पतंग उड़ा रहा था तो कवि ने पूछा कि हिमालय किधर है, तब उसे यह असामान्य लगा, यानी कि उसको बाधित करने का काम किया। तब उसने सहजता से कहा कि हिमालय उधर है जिधर मेरी पतंग उड़ रही है। बालक को हर चीज वो पतंग की दिशा में ही नजर आती है। कवि कहता है कि मैंने ये पहली बार स्वीकार किया कि बच्चों की दुनिया सीमित होती है, उनकी सोच की सीमा भी उसी तरह सीमित होती है। इस कारण वे हर चीज को अपने ढंग से देखते हैं। ये जो दिशा कविता आपके मुख्य रूप से बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें यह बताया गया है कि बच्चों की दुनिया सीमित होती है और वे हर चीज को अपने ढंग से देखते हैं। इसके अर्थों में आपके मैं जानव निज नाथ सुभव, इन पंक्तियों के माध्यम से राम की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। जो आपके भरत जी है वो कहते हैं कि मैं राम का स्वभाव जानता हूँ। इन पंक्तियों से राम की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया। इसमें आपके भरत जी कहने लगे हैं कि मैं अपने प्रभु श्री राम के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, वे दयालु और सबसे सने रहते हैं। मुझ पर उनकी विशेष कृपा है। खेल में भी वे कभी अप्रसन्न नहीं होते। उन्होंने कभी बचपन में भी मेरा अहित नहीं किया। वे अपने परिवारजनों की भावना को पूरा ध्यान रखते हैं। वे सदैव सभी का हित करते हैं। इसमें आपके जो भरत जी ने वो राम के स्वभाव की विशेषता बताई कि वे अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते, वे दयालु है, सबसे स्नेह रखते हैं। और भरत बोल रहे हैं कि मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है। वे खेल में भी कभी निराश नहीं होते और बचपन में भी मेरा कभी हित नहीं किया और अपने परिवारजनों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हैं। वे सभी का हित करते हैं। इस प्रकार आपके जो भगवान श्री राम के चरित्र की विशेषता बताई गई है। उसके बाद 17वां प्रश्न है, कुटज निबंध के माध्यम से किस मानवीय सत्य को उद्घाटित किया गया पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जो कुटज निबंध है उसके माध्यम से मानव को क्या सीख देने का प्रयास किया गया, इसको आपको बताना है। लेखक ने नाम और रूप के मानवीय सत्य को लेकर विचार व्यक्त किया है कि नाम बड़ा होता है या रूप या पद पहले है, लेकिन व्यक्ति का मन नहीं मानता है। वह हर पदार्थ का नाम जानना चाहता है, इसलिए नाम को बड़ा बताया गया है क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली हुई। मनुष्य है वो हमेशा नाम और रूप में उलझा हुआ रहता है कि इन दोनों में से बड़ा क्या है। इनमें से लेखक ने वो नाम को बड़ा बताया गया है क्योंकि नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। नाम है वो समाज सत्य है, जबकि रूप है वो व्यक्ति सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी हो, जिसे आधुनिक शिक्षित लोग सोशल सेक्शन कहते हैं। लेखक समाज सत्य को महत्व देते हैं। लेखक है वो व्यक्ति सत्य के बजाय समाज सत्य, जो पूरा समाज मानता है उसको सत्य मानते हैं। पूरा समाज है वो नाम को बड़ा मानता है, इसलिए लेखक भी है वो नाम को बड़ा मानता है। इसमें समाज सत्य पर विशेष रूप से बल दिए गए। इसके अर्थों हम आपके साझा कहानी किसानों की दुरावस्था को उजागर करती है, स्पष्ट कीजिए। ये आपके जितने भी प्रश्न है वो कहानी या कविताओं से संबंध आधारित पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इन कहानी या कविताओं का मूल भाव समझना है कि कवि हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है और मूल भाव से ही आपके उत्तर है वो पूछे जाते हैं। सीधे एज इट इज उत्तर किताब से नहीं पूछे जाते। इसमें आपके असगर वजाहत ने साझा लघु कथा के माध्यम से आजादी के बाद के किसानों की बदहाली और उनके कारणों पर प्रकाश डाला है। साझा कथा में हाथी उन्हीं प्रभुत्वशाली पूंजीवादियों का प्रतीक है जो साझा नीति पर अमल करते हुए सारी फसल खुद निकल जाता है। जिस प्रकार आपके जो साझा कथा है उसमें हाथी ने वो पूरी फसल खा ली, उसी प्रकार जो पूंजीपति प्रभुत्वशाली लोग है वो किसानों को साझा का झांसा देकर पूरी फसल है वो निकल जाते हैं और किसान बेबसी और लाचारी पर आंसू बहाता है। वर्तमान में है वो पूंजीपतियों की जगह सत्ता वर्ग यानी सरकार ने ले ली। अब जो पूंजीपति है उनकी जगह नेताओं ने ले ली। जो नेता या सरकार है वो हमेशा किसानों की पूंजी है वो हड़पने में लगी रहती है। उसके बाद आपके 18वां प्रश्न है, विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की अब सभ्यता क्यों कहा गया, स्पष्ट कीजिए। यह आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो विकास की औद्योगिक सभ्यता उसको उजाड़ की अब सभ्यता क्यों कहा गया। विकसित देशों ने बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने और मशीनीकरण पर जोर देने से प्रकृति का तीव्रता से दोहन किया। इस कारण हरे भरे क्षेत्रों को उजाड़ कर विशाल उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। कच्चे माल की खातिर प्रकृति का वो दोहन हो रहा है। बड़े बड़े बांध एवं बिजली के अंदर स्थापित किया जा रहा है। अब औद्योगिक विकास को प्रगति का मूल मान्य माना जा रहा है और इससे पर्यावरण को उजाड़ा जा रहा है। अतः ये नई सभ्यता वस्तुतः ऐसी सभ्यता है जिससे विकास से ज्यादा विनाश हो रहा है। लेखक के अनुसार है जो विकसित देश है उन्होंने विकास तो किया लेकिन प्रकृति का दोहन करके किया, इसलिए इसे विकास से ज्यादा प्रकृति का विनाश हो रहा है, इसलिए इसे उजाड़ की अब सभ्यता कहा गया। इसके तो हमें अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास के संदर्भ में इस बात को समझाई कि अंधे भिखारी के लिए वो गरीबी लज्जा की बात नहीं है लेकिन धन संग्रह वो लज्जा की बात है। इसका आपके उत्तर होगा सूरदास भीख मांगे जीवन यापन करता था। भीख से मिले पैसों को कोड़ी कोड़ी जोड़ रहा था। उसकी अनेक अभिलाषाएं थी जो वह पूरा करना चाहता था। भिखारी के लिए गरीबी लज्जा का विषय नहीं है, उसके पास पैसा जमा होना लज्जा की बात थी। जो सूरदास है वो भीख मांगकर जीवन यापन करता और भीख से मिले पैसों को वह संग्रह कराता और उसकी अनेक इच्छाएं थी जो वह पूरी करना चाहता था। इस प्रकार भिखारी के लिए जो गरीबी है वो लज्जा का विषय नहीं लेकिन उसके पास पैसा होना लज्जा की बात थी, क्योंकि लोग भीख उसे रहता है जिसके पास कुछ नहीं हो, जो अपंग यानी विकलांग हो या
अंधा हो, जिसके पास धन है और वह गरीबी का ढोंग करे तो फिर समाज उसे धिक्कारता है। इसलिए कहा गया है कि भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। भिखारियों के लिए धन को इकट्ठा करना पाप को इकट्ठा करने के बराबर बताया गया है। इसके बाद आपका जो खंड द है वो पाठ्य पुस्तक से 6 प्रश्न वे क्या संबंधित होगा, और इसमें आपके ये 1900 प्रश्न है वो 5 नंबर का है। इसमें आपको एक पाठ्य पुस्तक से गद्यांश दिया हुआ, उसके आपको 6 प्रश्न वे क्या लिखना है। इसमें आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या और फिर इसका विशेष में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों बताना है। इसमें पहला गद्यांश है, धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले। इस सत्युगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बदलाती है, किसी घड़ी देख न जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम ये चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखे, पुर्जे गिन ले, उन्हें खोलकर फिर जमा दे, साफ करके फिर लगा ले, ये तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं हो। ये तो वेद शास्त्र के धर्माचार्यों काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इसे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती। ये जो आपके घड़ी के पुर्जे सुमरने के मन के निबंध का जो घड़ी के पुर्जे पार्ट है उसे ले गए। इसमें बताया गया है कि जो धर्मचार्य है वो वेद प्रत्येक मनुष्य है वो धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रकट नहीं करे, इसके लिए वे ये एक सत्युगी मत का समर्थन देते हैं कि जिस प्रकार घड़ी है वो घड़ी का प्रत्येक व्यक्ति पीछे का पुर्जा खोल कर नहीं जोड़ सकता, उसी प्रकार है वो प्रत्येक व्यक्ति धर्म का रहस्य नहीं जान सकता, और जो प्रत्येक व्यक्ति है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ पाता, लेकिन क्या इससे जिज्ञासा बंद हो जाती है, क्या इससे लोग है वो प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। ये आपके जो धर्माचार्य या वेद शास्त्रज्ञ है वो अपनी जिम्मेदारी से हटने चाहते हैं और लोगों को धर्म का रहस्य बताने की अनुमति नहीं देते हैं, उन पर है वो अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया गया है। इसमें आपके प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के सुमन के मन के निबंध के घड़ी के पुर्जे शीर्षक से उद्धृत है। इसमें धर्म का रहस्य जानने के संबंध में घड़ी का दृष्टांत दिया गया। इसे धर्म उपदेशों की जो प्रवृत्ति है उस पर व्यंग्य किया गया। इसकी आपके व्याख्या है, धर्म के क्षेत्र में वेद शास्त्रज्ञों के ज्ञाता धर्माचार्य अपनी मनमानी करते हुए धर्म के उपदेश सुनने वालों को ये अनुमति नहीं देना चाहते कि वे धर्म के संबंध में प्रश्न करें, धर्म के स्वरूप मर्म और रहस्य जाने। जो धर्माचार्य वेद शास्त्रों के ज्ञाता है वो अपनी मनमानी करते हैं, और जो धर्म के उपदेश सुनने वाले उनको ये अनुमति नहीं देते हैं कि वे धर्म पर प्रश्न उठाए, धर्म का रहस्य जाने। वे चाहते हैं कि श्रोता जागरूक हुए भी नहीं उसे माने जो हम बताए। जो आपके धर्माचार्य है वो कहते हैं कि श्रोता जागरूक नहीं होने चाहिए, जो हम बताए हुए सही माने। धर्म की बारीकियां जानने की इच्छा करने का अधिकार सभी को नहीं है, वे बारीकियां वे बातें जानने का अधिकार उन लोगों को है जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता है, यानी कि जो धर्म का रहस्य जानने का अधिकार उनको है जो वेद शास्त्रों ज्ञाता है, जो धर्माचार्य कहे जाते हैं। इस कथन को घड़ी का दृष्टांत देकर प्रस्तुत करते हैं, जो व्यक्ति समय जानना चाहिए तो वह घड़ी से समय ज्ञात करने वाले से पूछ ले, इसे इतने से संतोष न हो तो उस समय जानने का इच्छुक व्यक्ति वह घड़ी को देखना सीख ले, परंतु घड़ी के पीछे के भाग को खोलकर उसके भीतर के पुर्जे गिनने, उन्हें खोलकर साफ करके फिर से जमा कराने का प्रयत्न कभी नहीं करे। यानी कि जो घड़ी है, यदि आपको समय देखना नहीं आता तो किसी से पूछ लो या समय देखना सीख लो, लेकिन घड़ी खोलकर आप वापिस पुर्जे नहीं जमा सकते। उसी प्रकार आप है वो धर्म का रहस्य नहीं जान सकते। पुर्जों की जानकारी करने स्वयं को अधिकारी न माने, घड़ी स्वयं को घड़ी से समय जानने तक सीमित रखे। लेखक का मानना है कि धर्म का रहस्य जानने की इच्छा रखना और मन में उनकी शंका का समाधान करना ये हर श्रोता चाहते हैं, लेकिन जो धर्माचार्य उसे ऐसी छूट नहीं देते और उनकी शंकाओं का समाधान नहीं करते। विशेष लेखक ये बताना चाहता है कि रहस्य जानने की इच्छा पूरी होने पर ही सही ज्ञान हो सकता है। किसी भी चीज का वो रहस्य जानने पर ही उसका सही ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, और जो धर्म उपदेशकों का जो व्यवहार है उस पर व्यंग्य किया गया है। इसमें आपके जो इसका कला पक्ष से भाषा सरल प्रभावपूर्ण और भाव के अनुरूप है, शैली अलंकृत व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक है। इसके अथवा में भी आपके एक गद्यांश दिया होगा, ये है, बड़े भैया के मरने के बाद जैसे ही सब खेल खत्म हो गए, तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया, फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया कहाँ जाती बेचारी, भगवान भले आदमी को कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छान कर बंटवारे की लीला हुई। घर गोबिंद ने देख की अपनी आंखों से द्रौपदी चीरन लीला, बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारे किए गए निर्दयी भाइयों ने बेचारी बड़ी बहुरिया। ये जो आपके समझिए पार्ट है उससे लिए गए। इसमें जो बड़ी बहुरिया उसके घर के जो पारिवारिक बंटवारा है उसके बारे में बताया गया कि जब घर में पारिवारिक बंटवारा हुआ तो जो बड़ी बहुरिया है उसके देवरों ने उसकी द्रौपदी का जिस प्रकार चीरहरण किया गया उस प्रकार जो बड़ी बहुरिया थी उसकी बनारसी साड़ी को फाड़ कर भी 3 टुकड़े किए उसके निर्दयी देवरों ने। इस प्रकार उसके जो घर में पारिवारिक बंटवारा था उसका बारे में बताया गया। इसका आपके प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश फणेश्वर नाथ रेणु की संवैद्या कहानी से उद्धृत है। बड़ी बहुरिया के पास पहुंचकर संवैद्या ने उसे प्रणाम किया। बड़ी हवेली अब उसे नाम मात्र की बड़ी हवेली प्रतीत हुई। उसने बड़ी बहुरिया को स्वयं अनाज फटकते देखा, वह दुखी हुआ। इसी क्रम में वर्ण प्रस्तुत है।
वह क्या हवेली की अब वह स्थिति नहीं रही जो पहले बड़े भैया के रहते थी। उसके मरने के बाद ही जल्दी जैसे सब कुछ बदल गया। उसके तीनों छोटे भाई आपस में झगड़ने लगे। जनता ने उनकी जमीन पर अधिकार कर लेने की इच्छा से अपने दावे प्रस्तुत कर दिए। थोड़े समय के बाद वे तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जाकर बस गए। जो बड़ी बहुरिया के देवर थे वो शहर में जाकर बस गए। बड़ी हवेली में अकेली बड़ी बहुरिया ही रह गई। पति के न रहने पर वह जाति भी कहां समझे, सोचने लगा कि ईश्वर भले आदमी को ही कष्ट देता है। बड़े भैया के मरने के बाद तीनों छोटे भाई स्वार्थी और कठोर व्यवहार करके भी सुखी थे। बड़े भैया वो अच्छे आदमी थे, लेकिन भगवान ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। जो बड़े भैया वो आपके बड़ी बहुरिया के पति थे। छोटे भाइयों ने बड़ी बहुरिया के वे गहने भी उतार लिए जो बड़ी बहुरिया ने पहन रखे थे। हरगोबिंद ने द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य देखा था। जब उन भाइयों ने बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े कर साड़ी का भी बंटवारा किया था। उसकी निर्दयता के आगे जो बड़ी बहुरिया है वो बेहोश रही। हरगोबिंद ने बताया कि जिस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण किया गया उसी प्रकार जो बड़ी बहुरिया उसके देवरों ने उसकी बनारसी साड़ी के भी 3 टुकड़े किए थे। इसका आपके विशेष है इसे समझिया के संवेदनशील स्वभाव की और तीनों भाइयों की क्रूरता की व्यंजना हुई है और भाषा सरल भावानुकूल है, शैली विवरणात्मक और संस्मरणात्मक है। उसके बाद आपका जो 20वां प्रश्न है उसमें आपको पद्यांश की 6 प्रश्न पैके करनी। मुझ भाग्यहीन की तू संबल युग वर्ष बाद हुई विकल, दुख की जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही हो इसी क्रम पर वज्रपात, यदि धर्म रहे सदा नत सदा मात इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, कन्या गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। ये जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है उससे पंक्तियां ली गई। इसका आपके प्रसंग प्रस्तुत कवियांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति से लिया गया है। इसमें सौर्य पुत्री सरोज का स्मरण करते हुए भाव विवल हो उठता है। इस अंश में निराशा से भरे हुए पिता के भावों का वर्णन हुआ है। जब वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री सरोज का निधन हो गया उसके बाद है वो इस अंश में निराशा से भरे हुए भावों का वर्णन करता है। वह क्या है? कवि निराला कहता है कि हे पुत्री, मेरे जैसे भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा तू ही तो थी, लेकिन अब तेरी मृत्यु के इतने वर्ष बाद जब व्याकुलता बढ़ गई तब मैं तुझसे क्या कहूँ। मैंने अपने जीवन की इस व्यथा कथा को आज तक किसी से नहीं कहा, क्योंकि जो दुख है वही मेरे जीवन की कथा रही। मेरे जीवन में दुख के ऊपर दुख आते रहे। पहले माता पिता का निधन हुआ, फिर पत्नी का निधन हुआ और अंत में एकमात्र पुत्र थी उनका भी निधन हो गया। मैंने जीवन में दुख ही दुख देखे हैं। कवि भाव विहल होकर कहता है कि मेरे ऊपर चाहे कितनी भयानक विपत्तियां आई, यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं इन विपदाओं को मस्तक झुकाकर सहज भाव से स्वीकार कर लूंगा। धर्म के रास्ते पर चलते हुए भले ही मेरे समस्त सत्कर्म यानी अच्छे कर्म है उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाए जिस प्रकार सर्दी की अधिकता के कारण कमल पुष्प नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। कवि अंत में कहता है कि बेटी, मैं अपने जीवन के समस्त शुभ कर्मों को तुझे अर्पण करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ, अर्थात अपने कर्म फलों को श्रद्धांजलि के रूप में तुझे अर्पित करता हूँ। इसमें जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसकी दुख की व्यथा का वर्णन हुआ। उन्होंने बताया कि आज तक मैंने ये दुख की कथा किसी को बताई नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में दुख ही दुख रहे और यदि धर्म के रास्ते पर चलते मेरे सभी कर्म है उस प्रकार नष्ट हो जाए जिस प्रकार सर्दी में वो सभी कमल के फूल नष्ट हो जाते हैं, तो भी मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा और मैं जो अपने कर्म फल है उसको आप तेरे को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर रहा हूँ। इसका विशेष है कवि की व्यवस्था और वेदना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। करुण और वात्सल्य रस का मिश्रण है। वात्सल्य का होता है आपके माता या पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे आपके वात्सल्य प्रेम या वात्सल्य रस कहा जाता है। शीत के से सदल में उपमा अलंकार है। जो शीत के से सदल यानी कि जिस प्रकार सर्दी में कमल मुरझा जाते हैं उसी प्रकार है यदि मेरे कर्म भी नष्ट हो गए तो भी मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। और भाषा सहज सरल और तत्सम शब्दावली से युक्त है। तत्सम का अर्थ है आपके जो शब्द संस्कृत के वो एज इट इज हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। इसके अलावा हमें भी आपके एक पद्यांश दिया हुआ है। तोड़ो 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 ये उसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस हो गई तब वे पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले अपने इस मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। ये जो आपके प्रस्तुत कवियां से रघुवीर साहित्य और रचित तोड़ो कविता से लिए गए। इस अंश में कवि ने बंजर भूमि को तोड़ने और सृजन कार्य करने का आह्वान किया है कि जिस प्रकार बंजर भूमि है उसको कृषि क्षेत्र में बदला जाता है उसी प्रकार है वो मन में जो हमारे व्याप्त ऊब है उनको तोड़कर हमें सृजन कार्य करना है। कवि कहता है पृथ्वी और मानव मन दोनों के अनुपचव रूप को समाप्त करके उसे उपचव बनाने की आवश्यकता है, अर्थात बंजर भूमि को खोदकर समतल कर दो और चारागाह के लिए छोड़ी गई जमीन को तोड़कर उपचव बना दो। जमीन में रस अर्थात जल होता है जिसे बीज का पोषण करती है। कवि कहता है कि मैं अपने मन की खींच अर्थात उदासीनता का क्या करूं, क्योंकि धरती को तो खोद कर उपजाऊ बना सकता है लेकिन मन की झुंझलाहट को हटाए बिना सृजन कार्य कैसे संभव है। जिस प्रकार जमीन को जोत कर खेती योग्य बनाया जाता है उसी प्रकार मन की उदासीनता को समाप्त करके सृजन में लगाना है, तभी जाकर मन की उदासीनता समाप्त हो सकेगी और मनोभावों का विकास होगा। इसमें जो लेखक है उसने खेती के कार्य के माध्यम से कवि कर्म के बारे में बताया है कि जिस प्रकार
जो बंजर भूमि है उसको भी उपजाऊ बना सकता है, उसी प्रकार हमें वो हमारे मन में जो उदासीनता और झुंझलाहट है उसको समाप्त करके मन को सृजन योग्य बना सकते हैं, और जिससे हमारे मन में मनोभावों का विकास होगा और हम अच्छा सृजन कर सकते हैं, हम कविता की रचना कर सकते हैं। विशेष है कविता उद्बोधन पर और प्रेरणादायी। इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है। कवि मन की खींच और ऊब को तोड़ने की बात कहता है। पुनरुक्ति और रूपक अलंकार है। भाषा सहज सरल और प्रतीकात्मक है। उसके बाद आपका जो 21वां प्रश्न है वो निबंध से संबंधित होगा। इसमें आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना है, यानी कि लगभग 2 पेज में आपको निबंध लिखना है। ये आपके 6 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके 4 दिए होंगे, चारों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। इसमें सबसे पहला है कामकाजी महिला और राष्ट्र निर्माण। जो महिला है वो घरेलू कार्यों के साथ अन्य कार्य भी करती है, उनको कामकाजी महिला कहा जाता है। उनका राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है। दूसरा है भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या। तीसरा है स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता का महत्व। और चौथा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। आपको इन चारों में से कोई एक करना। इसमें आपके सबसे पहला है कामकाजी महिला और राष्ट्र निर्माण। इसमें आपको सबसे पहले किसी भी निबंध के संकेत बिंदु लिखने। इसमें सबसे पहला है प्रस्तावना, उसके बाद है कामकाजी महिलाएं कौन होती है, तीसरा कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका है, यानी कि घर का काम भी करना और बाहरी काम भी करना, और चौथा है कामकाजी महिलाओं का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान, और पांचवा उपसार। कोई भी निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना और अंत में हमेशा उपसार लिखना है। इस प्रकार ये जो आपका निबंध है वो आप पढ़ लेना। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और आपको इसी चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले, ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का फायदा मिल सके। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।